इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार हिंदी की इस कक्षा में हिंदी के बहुत ही प्यारे प्यारे छात्रों का विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने इस वीडियो लेक्चर्स में कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 8 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मोहन राकेश जी के नाटक आधे अधूरे के संवादों और भाषा शैली पर विचार चर्चा की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी कोर्स कोड MHD 04 की इकाई 9, जिसका शीर्षक है आधे अधूरे का नाट्य शिल्प, उस इकाई पर चर्चा विचार विमर्श करेंगे। इस इकाई में बेटे हमने पढ़ना क्या है? हमने नाट्य संरचना के बारे में जानना है, नाट्य भाषा और संप्रेषण के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। वेशभूषा, प्रकाश योजना और ध्वनि संकेत जो नाटक के मूल तत्व माने जाते हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। रंगमंचीयता की समस्याएं और चुनौतियां क्या क्या हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। और आधे अधूरे की जो प्रमुख प्रस्तुतियां हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक आध प्रस्तुति के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ। और अगर आप देखें तो प्रस्तुतियां जो हैं उनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वह भी इग्नू के द्वारा जो नोट्स आपको भेजे गए हैं उसमें आपको मिल जाएगी। तो हमारा विशेष उद्देश्य क्या रहेगा कि हम आधे अधूरे के नाट्य शिल्प पर विस्तार से चर्चा करें। विद्यार्थियों, नाटक में अपने कथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए नाटककार जिन जिन शैलियों, युक्तियों, पद्धतियों, साधनों और उपकरणों का प्रयोग करता है, उन सबको संयुक्त रूप से नाट्य शिल्प या रंग शिल्प कहा जाता है। इसमें बच्चों संरचना, भाषा, दृश्य, बंध, प्रकाश, ध्वनि, वस्त्राभूषण और वेश विन्यास इत्यादि वह सब कुछ शामिल है, जिसके माध्यम से रचनाकार, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, पार्श्वकर्मी इत्यादि अपनी बात अपने पाठकों या दर्शकों तक पहुंचाता है। तो इस बात से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यह एक बहुत ही विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है, और इसके लिए अध्ययन विवेचन के लिए हमें विश्लेषण का सहारा जो है वह लेना पड़ता है, और एक समग्र और संपूर्ण इकाई को खंड खंड करके देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ नाटक आधे अधूरे की जो संरचना है उसी पर बातचीत कर लेते हैं। संरचना का अर्थ होता है वह ढांचा या बनावट जिसमें नाटककार अपनी विषय वस्तु को बांधता या बुनता है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसके निश्चित नियम और सिद्धांत हैं। नाटक के अंक कितने हों, उसे कितने दृश्यों में विभाजित किया जाए, ये विभाजित किया भी जाए या ना किया जाए, यदि किया जाए तो दृश्य कितने होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, नाटक का आरंभ कैसा हो, नाटक का मध्य कैसा हो, नाटक का अंत कैसा हो, कार्य व्यापार को कैसे संयोजित किया जाए,
कि संपूर्ण नाटक के दौरान पाठक या दर्शक का जो कौतूहल है, उसकी जो रोचकता है नाटक की, वह बराबर बनी रहे। सभी तत्वों और अवयवों का यह अनुपात और औचित्य कैसे बनाकर रखा जाए जिससे नाटक का उद्देश्य और प्रभाव जो है वह खंडित ना हो। इसमें वर्जित दृश्य रखे जाएं या ना रखे जाएं, संकलन त्रय का कितना और कैसा महत्व स्वीकार किया जाए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेखक प्रत्येक गंभीर आधुनिक नाटककार जो है परेशान रहा है और विभिन्न प्रयोग करके अपनी रचनाओं के माध्यम से माफ करना इनके संगत उत्तर तलाशने की वह कोशिश करता रहा है। मोहन राकेश भी ऐसे ही एक प्रयोगधर्मी नाटककार हैं जो बार बार इस प्रश्न से जूझते नजर आते हैं। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस में 3 अंकों वाले समस्या नाटकों के संरचना शिल्प के साथ प्रयोग करने के बाद आधे अधूरे में वह नए सिरे से इस समस्या से जूझते हुए दिखाई देते हैं। पूरे नाटक को राकेश ने अंकों या दृश्यों में विभाजित करने के बजाय अंतराल विकल्प देकर 2 भागों में बांट दिया है। संपूर्ण कार्य व्यापार क्योंकि लगातार चलता है, इसलिए निर्देशक चाहे तो इसे बिना अंतराल के निरंतर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु अभिनेताओं दर्शकों को थोड़ी राहत देने के उद्देश्य से दूसरे दिन से पहले और पहले दिन के बाद का यह अंतराल काफी उपयोगी सिद्ध होता है। आधे धुरे का कथानक जो है वह महान और विराट घटनाओं से रहित है और महेंद्रनाथ तथा नायिका सावित्री के ढहते हुए मध्यवर्गीय परिवार को पात्रों की संवेदनाओं और आपसी टकराहट और उनके आंतरिक विस्फोट से ही नाटक जो है वह आगे बढ़ता दिखाया गया है। आरंभ के चरमोत्कर्ष तक लगातार विकसित होने वाले नाटकीय कार्य व्यापार और संघर्ष का यहाँ अभाव है। नाटकीय संरचना की परंपरागत कार्य व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है। नाटक की गति जो है वह सीधी ना होकर वर्तालुकार है नाटक की गति। सावित्री और महेंद्रनाथ के असंतोष भरे 22 वर्षों के दाम्पत्य जीवन के बेहद तनाव भरे या लगभग चरमोत्कर्ष के बिंदु से आधे अधूरे का आरंभ होता है। रोचकता को बनाए रखने के लिए भी जो नाटककार हैं मोहन राकेश ने पिछले वर्षों की घटनाओं और महत्वपूर्ण प्रसंगों के उद्घाटन को ही एक स्थान पर एक साथ रखने के बजाय बड़ी कुशलता से आवश्यकता अनुसार पूरे नाटक में फैला दिया है। परंतु जो अंतिम अंश को दृश्यात्मक कार्य व्यापार की बजाय लेखक ने जुनेजा और सावित्री संवाद के माध्यम से ही सूच्य को रखा है। इससे महेंद्रनाथ जो नाटक के पात्र हैं उसका पिटा हुआ दब्बू रूप ही दर्शकों के सामने आता है। उसका खूंखार चेहरा वह दिखाई नहीं देता। संभव है अपनी रचनाओं में स्वयं को जस्टिफाई करने वाले रचनाकार मोहन राकेश ने स्त्री के मुकाबले पुरुष को बेचारा और सबकी सहानुभूति का पात्र बनाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया हो, है ना। परंतु यह भी सच है कि संरचना की खामी को लेखक ने अपनी और कई खूबियों से पूरी तरह उसको ढक दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, आधे अधूरे मूलतः पश्चिमी यथार्थवादी शैली का नाटक है, परंतु इसके आरंभ में पारंपरिक भारतीय शैली की प्रस्तावना को रखकर
राकेश जी ने अर्थात नाटककार ने एक नया प्रयोग किया है। मंच पर पात्रों के प्रवेश प्रस्थान का विशेष महत्व होता है। उनका आना जाना आकस्मिक और अति नाटकीय न होकर स्वाभाविक एवं संप्रयोजन होना चाहिए। अगर हम इस बात में आधे अधूरे को रखें तो आधे अधूरे के प्रवेश प्रस्थान अत्यंत कलात्मक एवं नाटकीय ढंग से संयोजित किए गए हैं। आधे अधूरे की नाट्य भाषा सार्थक शब्द के साथ साथ प्रतीकों, बिंबों, ध्वनि, मौन, मुद्रा, क्रिया, मंच सज्जा, संगीत और छायालोक के नाटकीय संश्लेष से उपलब्ध की गई है। रंग भाषा के इन्हीं सब उपकरणों एवं माध्यमों के संयोग से राकेश ने जीने की एक ऐसी यथासंभव संपूर्ण रचनात्मक भाषा उपलब्ध की थी जो उनके नाटकों के पेचीदा मंतव्य को अधिक से अधिक समग्र रूप में अभिव्यंजन करने में समर्थ हो सके। अगर हम शब्द भंडारों की बात करें, शब्द समूह में विश्लेषण की दृष्टि से आधे अधूरे में संस्कृत के तत्सम और अंग्रेजी के शब्दों की संख्या बराबर है। यह संख्या लगभग 80 शब्द है, जबकि उर्दू फारसी के शब्द इनसे लगभग 3 गुना अधिक हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्द जो हैं वह सिंघानिया द्वारा हास्य व्यंग उत्पन्न करने के लिए बुलवाए गए हैं। नाटक के सभी पात्र अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसलिए बातचीत में अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है। उर्दू और फारसी के शब्दों का आधिक्य भी है, और इसका एक कारण तो यह है कि हमारी बोलचाल में ही शब्द जो हैं वो अपेक्षाकृत अधिक हैं, और दूसरे आधे अधूरे का यह परिवार एक पंजाबी परिवार है, जहाँ सामान्यतः उर्दू का ही अधिक व्यवहार होता है। स्वयं नाटककार मोहन राकेश के अनुसार उसके इस दौर में के नाटकों की भाषा में अधिकतर उर्दू का ही प्रयोग किया गया है। फिर उसमें मेरी लोक भाषा, कुछ स्थानीय मुहावरों और कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द और अभिव्यक्तियां भी शामिल की गई हैं। आधे अधूरे में 26 मुहावरों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है और लगभग 8 ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो मुहावरे का भ्रम पैदा करती हैं। प्रतिध्वनि, शब्द और तुतली भाषा का भी नाटक में सफल प्रयोग किया गया है। नाटक में अपनी बात को असरदार ढंग से कहने के लिए नाटककार जो है वह व्याकरण सम्मत शब्दों के संयोजन और भाषा के सुसंगत रूप के बजाय भिन्न प्रकार से प्रयोग करता नजर आता है। इसमें लिखने के स्थान पर बोलने के अंदाज का जो प्रभाव है वह अधिक रहता है। आधे अधूरे में राकेश ने आधे अधूरे टूटे फूटे वाक्यों के अतिरिक्त प्रतिध्वनि और ध्वन्यात्मक शब्दों का भी अत्यंत सार्थक उपयोग किया है। वेशभूषा नाटक के रंग शिल्प का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जैसे नाटक का एक एक शब्द नाटक के पूरे कथ्य के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, वैसे ही वेशभूषा के हर हिस्से को भी नाटक के अर्थ और पात्रों के चरित्र को उभारने में मददगार साबित होना चाहिए, और यह आवश्यक भी है। और यह
प्यारे विद्यार्थियों तभी हो सकता है जब वेशभूषा पात्र के स्वभाव, वर्ग, आयु, समाज में स्थान, उसकी व्यक्तिगत पसंद, उसकी मनोदशा और उसके चरित्र को ध्यान में रखकर परिकल्पित की गई हो। ठीक है, तो ये सब बातें भी एक नाटककार के लिए ध्यान में रखना जो है वह अत्यंत आवश्यक है। अगर हम आधे अधूरे नाटक की रंगमंचयता की समस्याएं और चुनौतियों पर बात करें तो आधे अधूरे समकालीन हिंदी रंगमंच का एक अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण किंतु बहुत ही सर्वाधिक अभिमंचित और लोकप्रिय नाटक कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे मैंने दो बातें कही हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने दो बातें कही हैं। पहली कि आधे अधूरे समकालीन हिंदी रंगमंच का अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण नाटक है, किंतु अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी यह सर्वाधिक अभिमंचित और लोकप्रिय नाटक रहा है। आधे अधूरे में यद्यपि एक ही दृश्यबंध समकालीन परिवेश, रूप सज्जा, वेशभूषा, चरित्रों की कम संख्या और अभिमंचन की दृष्टि से कठिन घटना प्रसंगों के अभाव जैसी इसमें कई विशेषताएं हैं जो इसकी सहज अभिनेता में सहायक हैं, किंतु फिर भी इसकी जो लंबी प्रस्तावना है, एक ही कलाकार द्वारा 5 भूमिकाएं निभाने की युक्ति है, पार्श्व कर्म और तकनीक कुशलता इत्यादि अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो इसके प्रस्तुतिकरण में कठिनाई पैदा करती हैं। आज से लगभग 3 दशक पूर्व से हिंदी रंगमंच की स्थितियों में तो यह नाटक रंगमंचीय दृष्टि से केवल चुनौतीपूर्ण ही नहीं, प्रायः अरंगमंचीय भी लगता था। अनेक वरिष्ठ नाटक समीक्षकों एवं निर्देशकों ने इस पर कई आरोप लगाए थे। यहाँ हम संक्षेप में इन सभी समस्याओं और चुनौतियों पर ही चर्चा कर रहे हैं। इस बात को भी आपने विशेष रूप में ध्यान में रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रायः कहा जाता है कि आधे अधूरे की प्रस्तावना नाटक का अभिन्न अंग नहीं है। वह फिजूल है, अनावश्यक है और आरोपित है। एक विशिष्ट परिवार के सीमित अनुभव को सामान्य जन का व्यापक अनुभव सत्य सिद्ध करने के लिए राकेश ने इसकी योजना की है। अनिश्चितता और आम आदमी के बारे में इसमें किए गए बड़े बड़े दावे मूल नाटक में सिद्ध नहीं होते, परंतु सच तो यह है कि वैचारिक स्तर पर चाहे जो भी कहा जाए, किंतु व्यवहारिक स्तर पर विचार और व्यवहार में अंतर है ना। वैचारिक स्तर पर चाहे जो भी कहा जाए, व्यवहारिक स्तर पर वास्तविकता यह है कि इस नाटक की वे तमाम प्रस्तुतियां अपेक्षित समग्र प्रभाव पैदा नहीं कर सकी जिनमें निर्देशकों ने प्रस्तावना को हटाने या काटने छाटने की स्वतंत्रता दी। रंगमंचीय दृष्टि से प्रस्तावना की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे 60 पंक्तियों के लंबे एकालाप के रूप में नाटक के एकदम आरंभ में ही रखा गया है। किसी भी अभिनेता के लिए इसे प्रभावशाली ढंग से अभिनीत करना और अनंत दर्शकों को बांधे रखना, अंत तक दर्शकों को बांधे रखना, यह कोई आसान काम नहीं है। यथार्थवादी नाटक में इसी अयथार्थवादी प्रस्तावना की संगति बैठा पाना सरल नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों,
आधे अधूरे पर एक यह भी आरोप लगाया गया है कि एक ही कलाकार द्वारा 5 भूमिकाएं अभिनीत करने की योजना नाटक की आंतरिक आवश्यकता नहीं है और यह महज एक चौंकाने वाली युक्ति भर है। व्यवहारिक स्तर पर हिंदी रंगमंच के पास एक भी ऐसा सशक्त अभिनेता नहीं जो इस चुनौती को विश्वसनीयता और प्रभावशीलता से स्वीकार कर सके। लेकिन इस आरोप को भी इस नाटक की उन तमाम परिस्थितियों ने असत्य और निराधार साबित कर दिया जो दिल्ली, कलकत्ता और बंबई जैसे महानगरों में ही नहीं, देश के अनेक छोटे छोटे शहरों और कस्बों में भी सफलतापूर्वक प्रस्तुत की गई बहुसंख्यक दर्शक समूहों द्वारा सराही गई। आधे अधूरे के नाट्य शिल्प से संबंधित इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि इसमें महान घटनाओं और कार्य व्यवस्थाओं के विकास तथा आरंभ से चरमोत्कर्ष तक निरंतर विकसित होने वाले संघर्ष का अभाव है। इसकी संरचना जो है वह गोलाकार है। नाटक के आरंभ और अंत में कोई अंतर नहीं है। नाट्य भाषा के अंतर्गत राकेश ने चरित्रों के अनुकूल बोलचाल की जीवंत और रचनात्मक भाषा का ही प्रयोग किया है और उसे प्रतिध्वनित शब्दों, ध्वन्यात्मक शब्दों, निरर्थक ध्वनियों, तुतली भाषा और मौन के प्रयोग से तथा क्रियाओं को शब्दों के पर्याय रूप में इस्तेमाल करके रोचक तथा समृद्ध बनाया है। इतना ही नहीं, दृश्यबंध, संगीत और छायालोक का भी सशक्त अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में सार्थक उपयोग जो है वह इस नाटक में हुआ है। इसकी रंगमंचीयता संबंधी सभी समस्याओं ने चुनौती बनकर समकालीन हिंदी रंगकर्म को प्रेरित किया और उसे परिपक्व, समृद्ध और उपलब्धिपूर्ण बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। तो अगर हम बेटे निष्कर्ष रूप में मैं आप लोगों से कहूँ, निष्कर्ष रूप में अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो हम लोग यह बोल सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आधे अधूरे मूलतः क्या है, पश्चिमी यथार्थवादी शैली का नाटक है, परंतु इसका जो आरंभ है उसमें पारंपरिक भारतीय शैली की प्रस्तावना रखकर राकेश ने, एक नाटककार जो मोहन राकेश हैं, उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। जो कुछ विद्वानों के मत हैं, यह उनके अनुसार यह एक निरर्थक बौद्धिक युक्ति है और कुछ नहीं है। जो कुछ नाटककार नाटक में नहीं कह सका उसे उसने यहाँ आरोपित करने की कोशिश की है। यह नाटक कुछ खास चरित्रों के विशिष्ट परिवार का नाटक है जिसे रचनाकार ने प्रस्तावना के माध्यम से आम लोगों के समन्वय, आम लोगों के सामान्य परिवार का नाटक बनाने का प्रयास किया है। परंतु सच तो यह है कि यह एक रोचक नाट्य युक्ति है जिसके बिना नाटक का कथ्य पूरा नहीं होता और वह स्वयं ही आधा अधूरा रह जाता है। नाटककार मोहन राकेश ने अपने इस नाटक में जो परिवारों का विघटन है, आजकल जो एकल परिवार चल रहे हैं, उन परिवारों
के बीच पति पत्नी के संबंध कैसे हैं और पति पत्नी के इन संबंधों का उनकी जो संतान है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और हमारे सामने यह एक समस्या के रूप में यह एक पेशकश हमारे सामने, एक प्रश्न हमारे सामने उभरता है। लेखक ने हमें यह भी बताने की कोशिश की है कि आज का जो मानव है वह केवल अर्थ और काम के पीछे भाग रहा है। उसे या तो शारीरिक संतुष्टि चाहिए और या फिर धन की संतुष्टि, और अपनी इस संतुष्टि को पूरा करने के लिए उसने परिवार को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। उसने रिश्तों को और रिश्तों की गरिमा को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज ना तो पति के लिए पत्नी का महत्व है और ना पत्नी के लिए पति का, और जो नई पीढ़ी, नई संतान है उसे भी केवल अपनी आज़ादी से ही मतलब है। तो नाट्य शिल्प की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक जो है वह पूर्णतः सफल नाटक कहा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने MHD 04 कोर्स की इकाई 9 पर चर्चा और विचार विमर्श किया। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको आज की ये इकाई जो है वह अच्छे से समझ आ गई होगी, और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इस इकाई को समझने में पूर्णतः सक्षम रहेंगे। तो अगली इकाई के साथ बच्चों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।